सबसे पहले इस वक्त की 25 ताजा खबरें। जम्मू के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। कठुआ के हीरानगर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। कठुआ में आतंकियों की फायरिंग में 2 नागरिक घायल। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। कठुआ हमले में बाल बाल बचे डीआईजी और एसएसपी। आतंकियों ने पुलिस के काफिले पर फायरिंग कर दी। पुलिस काफिले पर 12 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई। डोडा में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने की फायरिंग। राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवान घायल। डोडा मुठभेड़ में आतंकियों के साथ आतंकी जो शामिल था उसका स्केच जारी हुआ है। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में देखा गया आतंकी। जम्मू के एडीजीपी का दावा, सेना और पुलिस ने डोडा के चत्तरगला इलाके में आतंकवादियों को घेरा। मुठभेड़ जारी। उधर रियासी आतंकी हमले में शामिल आतंकियों का स्केच भी जारी हो गया है। आतंकियों के बारे में जानकारी देने वालों को मिलेगा 20 लाख का इनाम। पुलिस ने फोन नंबर जारी किए। आज चंद्रबाबू नायडू लेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। 4थी बार बनेंगे सीएम। केसरपल्ली आईटी पार्क में सुबह 11:27 पर होगा शपथ ग्रहण। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई नेता शामिल होंगे। चंद्रबाबू नायडू समेत कैबिनेट में शामिल होंगे 25 मंत्री, जिसमें जनसेना से 4 और बीजेपी से 2 मंत्री शामिल होंगे। ओडिशा के नए सीएम होंगे मोहन चरण मांझी। आज मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। ओडिशा में बनाए गए 2 डेप्यूटी सीएम्स केवी सिंह देव और प्रभाती परिदा बने हैं उप मुख्यमंत्री। तीसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे पर इटली जाएंगे पीएम मोदी। G7 की बैठक में शामिल होंगे। 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे पीएम। किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सोर्सेस के मुताबिक योग दिवस पर श्रीनगर जा सकते हैं पीएम मोदी। 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मोदी 3.0 के मंत्रियों का कार्यभार संभालने का सिलसिला जारी है। आज सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यभार संभाला। आज वायनाड के दौरे पर राहुल गांधी सुबह 11:15 बजे मल्लापुरम और 2:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से रखा जाएगा पक्ष। दिल्ली जल संकट को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली सरकार की याचिका पर होगी सुनवाई। जल संकट के दौरान दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। एडीएम एसडीएम करेंगे पानी की पाइपलाइन की मॉनिटरिंग। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे नए आर्मी चीफ। 30 जून को जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। जयपुर में अमेरिकी महिला से धोखाधड़ी का मामला। जौहरी ने 6 करोड़ में बेच दी 300 रुपए की नकली ज्वेलरी। आरोपी गिरफ्तार। कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के आरोप में 4 ट्रेनी डॉक्टर निष्कासित किए गए। 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। नोएडा के सेक्टर 37 में पेट्रोल पंप से सटे गैराज में लगी आग। फायर की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। बेंगलुरु के रहने वाली लड़की ने रचा इतिहास। दुनिया की सबसे कम उम्र की मास्टर स्कूबा डाइवर बनी। अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। ये पहली बार हारे, इसी में उनका चेहरा उतर गया था। अभी कौन सी चीजें निकल गई हैं? रायबरेली सीट छोड़ें, प्रियंका वाड्रा को लड़ा लें, हार जीत का पता लग जाएगा। आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास, ये सवाल आखिर क्यों उठ रहा है, ये आज हम आपको बताएंगे। एनडीए दरअसल तीसरी बार सरकार बना चुका है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार पीएम बन चुके हैं, लेकिन विपक्षी दल
इंडिया का हौसला अभी भी हाई है। इंडिया गठबंधन में जो शामिल तमाम दल हैं उनके हौसले इस बार बुलंद नजर आ रहे हैं। आंकड़ा 234 का है, क्योंकि इंडिया का दावा है कि उसने बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा छूने से रोक लिया। कुछ ऐसा ही दावा राहुल गांधी रायबरेली में करते नजर आए। राहुल गांधी ने अयोध्या का भी जिक्र किया और वाराणसी की भी चर्चा कर दी। उन्होंने दावा किया कि अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ जाती तो नतीजे कुछ और ही होते। और आप देखिए, इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो इस गठबंधन ने यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। सफाई में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते वक्त अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव के लिए अब की बार 300 पार का नारा दे दिया, यानी अभी से हुंकार भर दी है। अखिलेश का ये पूरा बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं राहुल गांधी ने वाराणसी को लेकर दावा क्या किया है। सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। तो देखिए, राहुल गांधी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी लड़ जाती तो प्रधानमंत्री मोदी को हरा देती। रायबरेली में राहुल गांधी ने जो कहा उसके पीछे की वजह क्या है, 5 सवालों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वाराणसी पर राहुल का आत्मविश्वास ये क्या कह रहा है, क्या संकेत दे रहा है, 5 संकेत आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्रियंका की बड़ी जीत का दावा करने की वजह क्या है। दूसरा, कहीं बड़ी जीत के दावे के पीछे अति आत्मविश्वास तो नहीं, यह भी अपने आप में एक अहम सवाल। यूपी में 6 सीटें जीतकर बड़े दावे क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल, और देखिए चौथा संकेत क्या है, क्या पीएम की जीत का कम अंतर राहुल गांधी का आत्मविश्वास बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और 5वां संकेत आप देखिए, क्या कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ाने के लिए बड़ा दावा किया जा रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। जी हां, यूपी में इस बार बीजेपी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। कहा जाए तो सबसे बड़ा झटका यूपी ने ही दिया बीजेपी को, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने वाराणसी को लेकर जो कहा उसे समझने के लिए वाराणसी में बीजेपी का प्रदर्शन भी समझना होगा, उस पर भी एक नजर डालनी बहुत जरूरी है। वाराणसी का वोट गणित समझिए। चुनाव जो वोट मिले और जीत का अंतर वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 2014 में 5,81,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए, यानी जीत का अंतर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3,71,000 से भी ज्यादा जो मार्जिन है उस पर गौर कीजिएगा। 2019 में यह मार्जिन बढ़कर पहुंच जाता है 4,79,505 और 6,74,000 से ज्यादा वोट हासिल होते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। लेकिन 2024 में क्या हुआ, 2024 में 6,12,000 से ज्यादा वोट मिले, लेकिन जीत का मार्जिन घटकर देखिए कहां पहुंच गया, 1,52,513। और यही सबसे बड़ी आत्मविश्वास की या कह लें अति आत्मविश्वास की बिल्कुल, और इसी पर हम बात भी करेंगे। अब खास बात क्या है, दरअसल 2019 की बात की जाए तो जीत का जो अंतर है वो बढ़ा है। आप जरा देखिए, 2024 में जीत का जो अंतर है वो कम हो गया, यानी 2019 का हमने आपको दिखाया था जीत का अंतर काफी ज्यादा था, लेकिन इस बार करीब 1.5 लाख के आसपास है, 1,52,000 के आसपास है। और इसीलिए कहा जा रहा है क्या यही वजह है जो कुछ बनारस की सीट पर हुआ, इसके बाद से राहुल गांधी के हौसले बुलंद होते हुए या फिर आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। धनंजय गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विजय राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस आत्मविश्वास की। हाँ धनंजय जी, आवाज मिल रही है क्या? आप मिल रही है
जी, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, राहुल गांधी का बयान हमने अपने दर्शकों को अभी दिखाया। वो कह रहे हैं कि वाराणसी से अगर प्रियंका गांधी लड़ जाती तो प्रधानमंत्री मोदी को हरा देती 2-3 लाख वोट से। ये आत्मविश्वास मानते हैं उनका आप यूपी के नतीजों को देखने के बाद, या आती आत्मविश्वास? देखिए, भाजपा अविश्वास और अति आत्मविश्वास में विश्वास नहीं रखती। हम निरंतर प्रयास में विश्वास रखते हैं। भाजपा अनायास व कयास की नहीं, विकास व विश्वास की सहयात्री है। तो जहां तक रही राहुल गांधी जी मोरल हार करके और इलेक्ट्रिकल विक्ट्री करके, मोरली इसलिए हारे कि वो बेटी छोड़ करके भागे थे वायनाड, और वायनाड में भी उनको लगा कि हार जाएंगे तो रायबरेली आए और माता जी की सीट पर, सेफ सीट पर लड़े। और अगर प्रियंका गांधी तो सालों से कर रही हूँ कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उन्हें राहुल गांधी मौका नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी उनको मौका देते लड़ने के लिए। उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि मेरे भाई साहब फेल्योर है, मुझे लड़की हूँ लड़ने दिया जाए, लेकिन परिवार ही नहीं दे रहा। और राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, कहते ना मालूम है जन्नत की हकीकत मगर दिल को बहलाने का गालिब यह ख्याल अच्छा है। एनडीए की दूरदृष्टि और इंडी की गिद्ध दृष्टि, दोनों में देश की जनता फर्क जानती है। हम अति आत्मविश्वास में नहीं जीते, हम अविश्वास, हमारे लिए आत्मविश्वास ही पर्याप्त है। चरय का तत्व अतिशय और अतिरेक में घटित नहीं होता, हमें केवल बढ़ना सीखा है। नहीं धनंजय जी, लेकिन एक आधार जो है वो बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर जो जीत का मार्जिन कम हुआ है इस बार, सिर्फ 1.5 लाख का अंतर अजय राय से, उसको आधार बनाकर ये बयान दिए जा रहे हैं। अगर आप ही की बात करें समीर जी, अगर आप ही इस डाटा पर ही अगर बात करें, हाँ। तो 2014 से अभी ज्यादा वोट मिले हैं और 2019 से थोड़ा कम मिला है, तो 14 से तो अभी भी ज्यादा है। और जीत विक्ट्री है, जनता का आशीर्वाद है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने तीसरी बार 1962 के बाद पहली बार लगातार तीसरी बार किसी को मैंडेट दिया है। इतना बड़ा मैंडेट देने के लिए पहले तो जनता का धन्यवाद देते हैं। और 14 से 24 में ज्यादा मत मिले, ये तो आप भी डाटा बता रहे हैं। ठीक है, इसी पर हम बात भी करते हैं। नीरज मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। नीरज मिश्रा जी, अगर बनारस की सीट की बात की जाए तो इस पर तो सवाल है, आखिर इस बयान का क्या मतलब है? कैसे इतना विश्वास आ रहा है कि अगर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी तो वो जीत सकती थी और 2 से 3 लाख के मार्जिन से? क्योंकि हमारे पास तो पूरे यूपी का भी ये फैक्ट है कि भले ही बीजेपी की सीटें कम आई हो, लेकिन उसका जो वोट परसेंटेज है वो 7-8% कम हुआ, लेकिन जो आपका वोट परसेंटेज है, समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज, उससे तो ज्यादा ही है। करुणा शंकर जी, पहले तो धनंजय जी की बात पे संशोधन कर देते हैं। आपका डेटा दिखा रहा है प्रधानमंत्री जी को 62,000 वोट टोटल पोल्ड वोट से ही कम मिले हैं। तो ये तो सामने, जब आपके सामने प्रमाण होता है, ये तो उसके बाद भी झूठ बोलते हैं। और आप लोगों की पता नहीं क्या मजबूरी कि आप टोक नहीं पाते, क्योंकि अब मैं जैसे ही नरेंद्र मोदी 1/3 बोलूंगा, आप मुझे टोकना शुरू कर देंगे। ये 1/3 की कहानी समझिए कहां से आती है। 2014 में प्रधानमंत्री जी कितने वोट से जीते, आपका डेटा दिखा रहा है, और वो सीधा 1/3 हो गया। और 1/3 हो गया अजय राय जी के सामने, जो हमारे एक बड़े जुझारू कार्यकर्ता हैं। और इस देश ने ये तो देख ही लिया कि उत्तर प्रदेश में जब मार्जिन की झड़ी लगने लगी तो राहुल गांधी के सामने तो कोई टिक ही नहीं पाया। और राहुल जी ने जब ये बात कही कि अगर प्रियंका गांधी लड़ गई होती तो वो सच में 2-3 लाख वोट से जीतती, क्योंकि भाजपा के बनारस के बूथ के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 4 बजे शाम तक प्रधानमंत्री जी हार रहे थे। हमें कहा गया कि भैया 1-2 लाख वोट का इंतजाम करो, क्योंकि अगर वोट का इंतजाम नहीं हुआ तो ये जो 10 साल का अन्यायकाल चलाने वाले प्रधानमंत्री जी थे, ये तो निपट गए थे बनारस के अंदर। नहीं तो सवाल तो ये भी है ना नीरज मिश्रा जी, ये हिम्मत आप क्यों नहीं कर पाए? अगर आज आप लोग इतने श्योर नजर आ रहे हैं तो चुनाव जब लड़ने की बारी आई तो प्रियंका गांधी को क्यों नहीं लड़ा दिया गया बनारस से? अब कहने से क्या होगा? समीर भाई, ये तो हमारी स्ट्रैटेजी है ना, ये आपको ही डिक्टेट कर देंगे मुझे? नहीं, मैं तो जानना चाह रहा था भाई, डिक्टेट क्यों करूंगा मैं तो जानना चाह रहा था कि क्या स्ट्रैटेजी है कि प्रियंका गांधी को चुनाव नहीं लड़ाया गया, फिर जब प्रधानमंत्री मोदी जीत गए तो ये कहा जा रहा है कि लड़ जाती तो हरा देती। सुनिए ना, बैसाखी की सरकार बनी है, हम तो साधुवाद दे रहे हैं, एनडीए को हम लोग साधुवाद देते हैं, नरेंद्र मोदी 1/3 को और ज्यादा साधुवाद देते हैं। तो बैसाखी की सरकार है, चुनाव कब हो जाएगा या कब सरकार चली जाएगी और प्रियंका जी किस रोल में होंगी, और हम सब मिलके देख ही लेंगे। तो इसलिए इस बात के ऊपर ज्यादा अतिशोक्ति ना करके बिना वजह 1/3 के पक्ष में माहौल बनाने का कोई फायदा नहीं। सच्चाई ये है कि वहां जो प्रशासन का तंत्र है वो तक मान गया था कि नरेंद्र मोदी जी अजय राय से चुनाव हार रहे हैं,
लेकिन ठीक है, वो किसी तरीके से धक्का मार के जैसे सरकार बनाई उसी तरीके से बनारस जीत लिया। तो अब धीरे धीरे देखते जाइए क्या होगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ देखिए विजय राठी भी है जो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है। विजय राठी जी देखिए, अब तो आप लोग बोल रहे हैं कि अगली बार 300 पार। सवाल यही है कि 37 सीटें आने के बाद ये विश्वास है या फिर आप लोगों का ज्यादा अति आत्मविश्वास? नहीं, देखिए आत्मविश्वास नहीं है, ये विश्वास है हमारा। और ये विश्वास इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने हम पे भरोसा जताया और भरोसा जताया समाजवादी पार्टी पर, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर, और सबसे मेन उन मुद्दों पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाए। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखें, अभी पेपर लीक का मामला रुका नहीं है, अभी चल रहा। अभी एक और नई चीज उसमें जुड़ गई है, बहुत ही प्रतिष्ठित सेवा जो जुडिशियरी की है, पीसीएसजी। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसकी कॉपियां दोबारा से जांच होगी। उसमें एक स्टूडेंट की कॉपी के पन्ने फटे मिले, इस नौकरी में कभी नहीं सुना हमने। तो जो समाजवादी पार्टी ने मुद्दे उठाए हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिनको लेकर के चले हैं, और उस पे जनता का अपार समर्थन मिला, चाहे वो संविधान बदलने की बात हो, आरक्षण खाने की बात हो, महंगाई हो, अग्निवीर योजना हो, जो युवाओं से संबंधित है, गरीबों से संबंधित है, तो हम उसी के भरोसे आगे चल रहे हैं। और उसी के भरोसे हमारा ये नारा है कि 300 पार। और ये कोई उत्तर प्रदेश में पाना बड़ी बात नहीं है। नहीं, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि आप जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल 300 पार के नारे पर था। अब बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था एनडीए के लिए, उसका हश्र क्या हुआ देखा ना आपने? नहीं, बीजेपी तो खैर अति, आप 400 पार क्या हो तो 500 पार भी कह सकती है। हम उतना ही कहते हैं कि जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक है, हम 400 या 403 सीटें उत्तर प्रदेश में, हम 400 या 350 नहीं बोल रहे, हम 300 बोल रहे हैं। हम अपनी स्ट्रेंथ भी जानते हैं और अपनी वीकनेसेस भी जानते हैं। ठीक है, यानी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप ये कह रहे हैं, और खास करके लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, उसके आधार पर ये 300 पार का नारा अखिलेश यादव देते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी लोकसभा सीटें जीती है इस बार समाजवादी पार्टी, जाहिर है शानदार परफॉर्मेंस रही है समाजवादी पार्टी की, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उस आधार पर आपको ये नारा जो है 300 पार का, ये क्या प्रैक्टिकल नजर आता है? हर्षवर्धन जी, आवाज मिल रही है? जी, एक बार सवाल दोहरा दीजिएगा क्योंकि सवाल नहीं सुनाई जी। मैं बस यही जानना चाह रहा था कि ये 300 पार के नारे का जिक्र हो रहा था अखिलेश यादव के, लोकसभा चुनावों में जो परफॉर्मेंस रही समाजवादी पार्टी की, उस आधार पर यह व्यवहारिक नजर आता है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस बेहद शानदार रही है और चुनाव के वक्त ये नारे कि हमें कितनी सीटें मिलेंगी, कितने का नारा, ये मतलब मुझे नहीं लगता कि इस पे क्यों बहस होती है। ये कोई भी पार्टी अपना जो मैक्सिमम जो उसको नजर आता है, जहां उसका कार्यकर्ता थोड़ा मान भी जाए, उसके लोगों की जो तैयारी हो, वो नारा वो देते हैं, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, 80 में से 79 जीत जाएंगे, सिर्फ क्योटो बचेगा, ये वाला थोड़ा लगता था कि हास्यास्पद है। लेकिन अगर हम ये कहें जो राहुल गांधी कह रहे हैं, तो फिर तो राजनीति में टाइम मशीन इजाद करनी पड़ेगी कि जिसमें कोई 10 साल, 5 साल, 2 साल या 2 महीने, 4 महीने पीछे जाए और पीछे जाके सब कुछ बदल दे। तब तो 145 और 2 सीटों वाली यूपीए की सरकार भी क्यों बनती? ये बननी नहीं चाहिए थी, क्योंकि 145 और 206 सीटें, अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया शाइनिंग को थोड़ा करेक्ट कर लेते, या जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के सामने कौन चुनाव लड़ता तो कौन जीत जाता। मुझे लगता है ये कहकर राहुल गांधी अपनी एक जिसको 54 से 99 पर पहुंचे हैं, उस जीत का मजाक बना रहे हैं, और वो ज्यादा मजाक प्रियंका का बना रहे हैं, क्योंकि बार बार पार्टी के भीतर से आवाज उठती है कि प्रियंका को चुनाव लड़ने का अवसर दीजिए। और मैं एक संदर्भ के लिए एक लाइन जोड़ दूं जिससे सबको ध्यान में आ जाए। 2019 में इलाहाबाद से वाराणसी के लिए नाव यात्रा निकाली थी प्रियंका जी ने। 10-20 किलोमीटर चलने के बाद नाव यात्रा खत्म हो गई। जैसे देवरिया से दिल्ली की खाट यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, वो भी दिल्ली आते आते पूरी नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त बड़बोलेपन से, इस तरह की बतौलेबाजी से ज्यादा बेहतर है वो अपना संगठन उत्तर प्रदेश में मजबूत करें, जिसकी बहुत सख्त जरूरत है। कार्यकर्ता को संजीवनी मिली है, उसका सही उपयोग करिए। इस तरह की बयानबाजी से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। चलिए ठीक है, और देखिए बनारस के साथ साथ किस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर भी जो तैयारियां है वो नजर आ रही है। और इससे जुड़ा बड़ा बयान आपको दिखा दें, यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आ गया। पार्टी का अगला लक्ष्य 2027 का चुनाव यानी विधानसभा चुनाव का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। और क्या आंकड़े रखे जा रहे हैं, 300 विधायकों के साथ सरकार बनानी है,
ये अब कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से। के बाद अखिलेश यादव सैफई में कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे और उसी दौरान उन्होंने 2027 का टारगेट सेट किया है। उन्होंने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं, बताते हैं। अखिलेश क्या कह रहे हैं? पार्टी का अगला लक्ष्य यूपी चुनाव में सरकार बनाना है। अभी से 2027 की तैयारी में वो जुट रहे हैं। 2027 का चुनाव जो है इसे किस तरह से जीता जाए वो लक्ष्य सेट किया गया है, वो टारगेट सेट किया है और समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को वो पूरी तरह से तैयारी में जुटने को कह रहे हैं। 300 विधायकों के साथ सरकार बनानी है, ये एक बड़ा टारगेट वो देते हुए नजर आ रहे हैं। हार से बीजेपी में निराशा है, 27 में सरकार बीजेपी नहीं बचा पाएगी, ये उन्होंने कहा। खास बात देखिए क्या है, लोकसभा में 37 सीटें जीतकर कार्यकर्ताओं का इस वक्त जोश हाई है। अखिलेश कार्यकर्ताओं का ये जोश बरकरार रखना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये मकसद साफ तौर पर नजर आता है लोकसभा चुनाव के बाद। और इस दौरान अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यूपी में खराब प्रदर्शन की वजह से बीजेपी बेहद निराश है। आपको सुना देते हैं अखिलेश यादव का बयान। ये पहली बार हारे, इसी में उनका चेहरा उतर गया। बताओ, हम लोग तो कितना हारे, लेकिन उसके बाद भी निराश नहीं हो। ये तो एक ही हार में बिल्कुल निराश हो गए। तो इसका मतलब ये है कि 27 से बचा नहीं पाएंगे। तो अखिलेश यादव का मिशन 2027 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, 2027 की तैयारी उन्होंने अभी से शुरू कर दी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। धनंजय जी, किस तरह से आप देखते हैं? इसमें तो कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो गया है। 37 सीटें जीतना, यूपी में बीजेपी को इतना बड़ा झटका देना, इसकी कल्पना तो आप लोगों ने भी नहीं की थी। नहीं, देखिए, चिंता तो कांग्रेस को होनी चाहिए ना कि अगर वो 300 सीटों का दावा करें तो कांग्रेस को क्या देंगे। कांग्रेस को उन्होंने पिछली बार भी कहा था कि कांग्रेस चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। कांग्रेस ने उन्होंने चिरकुट कहा था, तमाम चीजें हुई थी। और इंडी गठबंधन की एक बात आप देखें, जैसे चुनाव खत्म हुआ, दिल्ली वाले पद किनारा कर लिए कि भाई अब हम विधानसभा अलग लड़ेंगे। चिंता तो कांग्रेस की बढ़ा दी है। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई प्रियंका लड़ जाती तो क्या समीर जी को टिकट देना था? आपने मना किया था देने के लिए कि हमने मना किया था? मालूम है जन्नत की हकीकत, उनको पता है कि क्या होने वाला और क्या स्थिति है। नहीं, चलिए ठीक है, अब उनकी बात तो हमने कर ली। धनंजय जी उनकी बात तो हमने कर ली, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर क्या करिश्मा किया लोकसभा चुनाव में, अब तो उसकी हकीकत भी आपको पता है ना। तो अब उसके आधार पर आप कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं विधानसभा चुनाव में? जनता को जवाब देना चाहिए कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, जो 1-1 लाख रुपया की पर्ची लेकर कांग्रेस कार्यालय और समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर घूम रहे हैं। वो खटाखट वाले पहले खोज रहे हैं कि वो खटाखट वाले जो 1 लाख रुपया बाबा हमको कब देंगे। जवाब पहले उसका देना है। दूसरी बात जो सपा की बात है, 14, 17, 19, 22 4 चुनाव में सपा की हो गई थी सफाई। और आप अगला चुनाव में देख लीजिएगा, जितनी सीटें पिछली बार आई है उतनी भी आ गई तो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, ठीक बात है कि उनको साधुवाद है, उनको बधाई है कि वो देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल बने। इसके लिए लोग असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, उनके इसके लिए बिल्कुल तारीफ करते हैं। लेकिन जो जनता के किए गए वादे, भ्रामक प्रचार, और जो भ्रामक प्रचार है, जो गलत वादे हैं, जनता उसका जवाब देगी। और अगले विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारेंगे वो, जिनके कुछ सीटें मिल गई। और पिछली बार भी तो उन्होंने कहा कि हम लोग वास्तविक बात बोलते हैं, तो 79 का आपने दावा किया था। वास्तविकता के आप कितने करीब रहे? लोकतंत्र है, जमहूरियत है, जनता जो मालिक है। आप 300 पार कहिए, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन आएगा कितना सवाल ये उठता। अगर 30 भी आपको आ गए तो बड़ी बात होगी, क्योंकि जनता आपको पूछेगी कि जो वादे किए तो उसका क्या हुआ। झूठा है तेरा वादा, जो सारे वादे किए गए सारे झूठे निकले। ठीक है विजय राठी जी, आप इससे इस पर जवाब ले लेते हैं। विजय, ठीक है धनंजय जी, आपने तमाम बातें कही। विजय जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी बीजेपी से सीख लेते हुए एक टारगेट बेहद हाई सेट कर लिया? 370 पार, 400 पार की बात बीजेपी करती नजर आई, ये वहीं से तो आप सीख नहीं ले रहे? नहीं, देखिए, टारगेट बड़ा सेट करने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बहुत बड़ी पार्टी है, एक बहुत बड़ा जहाज है। लेकिन जब जहाज में छेद होता है तो डूबना शुरू हो जाता है, और उसमें से कूद के बाद आपने इनके प्रवक्ताओं को, मंत्रियों को, इनको देखा है, इनका ये कैसे बोलते हैं, इनकी शक्लें देखी है कैसी हो रही है। ये तमतमाए हुए हैं, तिल मिलाए हुए हैं, जैसे बिल्ली खम्बा नोचती है, कहती है हम ऐसे करेंगे, हम बाउंस बैक करेंगे,
फलाना करेंगे, ये करेंगे। और जहां तक झूठ की बात करते हैं तो झूठ की फैक्ट्री है, ये तो इंडस्ट्री चलाते हैं झूठ की इनके बड़े नेता। इन्होंने जिस क्षेत्र में मैं बैठा हूं, इनके तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री टकरा रहे हैं इस क्षेत्र में। एक प्रेस करता है एक दिन, एक दूसरा करता है एक दिन। इनके तो कुर्ते फटेंगे आपस में अभी, क्योंकि इनका जो गुब्बारा था उसमें सुई चुभ गई, वो फूट गया। अब इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा भागने का। और रही बात झूठ की, 2 करोड़ नौकरी हर साल, 20 करोड़ नौकरी कहां है? जनता समझ गई। ये किसानों के हत्यारे, ये बलात्कारियों की पार्टी, ये युवाओं पे लाठी चलाने वाली पार्टी, ये नौकरी ना देने वाली पार्टी, ये अग्निवीर जैसी योजना ला करके लोगों के घर का चिराग बुझाने वाली पार्टी, ये किसानों पे लोगों से चंदा लेकर के कंपनियों से उनको धंधा समाजवाद के कुसंस्कार गुंडे, परम विपक्षी समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, ये कोई गुंडाई की भाषा, ये भाषा की मर्यादा। मुझे लगता है थोड़ा भाषा की मर्यादा का हमें ख्याल रखना चाहिए। विजय राठी साहब, बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है, बड़ी अच्छी डिबेट हो रही है। एक सार्थक चर्चा हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। की जबान बोलने वाले, ठीक है, इतने लुच्ची भाषा का प्रयोग करने वाले, इतना घटिया गिरे हुए नीच निकृष्ट। नहीं धनंजय जी ये नहीं ऐसे नहीं अल्फाजों पर काबू रखिए आप भी। अभी बहुत कुछ देखना है तुम्हें धनंजय जी प्लीज। बीपीआई जो है बहुत कुछ धनंजय जी प्लीज, यहाँ ऊंच नीच का कोई सवाल नहीं है, थोड़ा सा अपनी भाषा पर भी आप काबू रखिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप कोई चुनौती देख रहे हैं क्या? क्योंकि अभी यहां पर जिक्र इस बात का भी हुआ कि भाई एनडीए सरकार बन तो गई है, लेकिन इस बार बीजेपी का पूर्ण बहुमत नहीं है। मंत्रिमंडल गठन से पहले भी तमाम तरह की आशंकाओं का इजहार किया गया ऑपोजिशन की तरफ से, कुछ शिकायतें नजर भी आई। क्या आप इसे एक चुनौती मानते हैं जिसका लाभ आने वाले विधानसभा चुनावों में भी ऑपोजिशन को मिल सकता है? केंद्र की सरकार के स्तर पर कोई चुनौती नहीं दिखती है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है कि नरेंद्र मोदी को सरकार चलाने में कोई चुनौती होगी। जब नंबर्स आए थे तो हम सभी लोगों को लग रहा था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार 16, 12, 28 सांसद एक ठीक ठाक सी संख्या है। और जब कोई भी एक पार्टी एब्सोल्यूट नंबर लेकर आएगी 272 प्लस तो ये होगा। लेकिन जिस तरह से संसद के सेंट्रल हॉल में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे दिखे, जो बोले, उसके बाद जिस तरह से मंत्रिमंडल बना है और शपथ ग्रहण समारोह में मंत्रिमंडल जैसे बना और फिर जिस तरह से पोर्टफोलियो बटा, स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी की ग्रिप पूरी तरह से सरकार पर है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा और अगर नहीं करेंगे तो इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। ठीक है, देखना होगा क्या इसके बाद बीजेपी की तरफ से कदम उठाए जाते हैं। नीरज मिश्रा जी, आपसे मेरा सवाल है, देखिए क्योंकि जिक्र अब हो रहा है 227 के विधानसभा चुनाव का। खैर, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी 111 सीटों के साथ थी और उनका आत्मविश्वास से, अति आत्मविश्वास से ये समझ में आता है। लेकिन क्या जो कांग्रेस है, कांग्रेस वैसा परफॉर्म कर पाएगी क्या? क्योंकि हमने देखा 2022 में कैसे 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ गई थी कांग्रेस। करुणा जी, आपकी बात का जवाब देता हूं, लेकिन क्योंकि हर्षवर्धन जी अनसॉलिसिटेड एडवाइस दे देते हैं राहुल गांधी को, इनको एक एडवाइस दे देता हूं कि वो टाइम मशीन की जरूरत शायद इनको सबसे ज्यादा है, क्योंकि हर चैनल पर बैठकर 70 पार भाजपा को ये कर रहे थे उत्तर प्रदेश में। तो इनकी जो स्थिति है, इनको टाइम मशीन दे दीजिए। और ये जो चश्मा पहनते हैं ना, वो इनका चश्मा थोड़ा सा संघी है। इनके चश्मे का आधा फ्रेम तो हमने चेंज कर दिया इस बार के रिजल्ट में। व्यक्तिगत टिप्पणी से क्या हासिल होगा? समीर जी, व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों? सुनिए ना, आपसे जो सवाल पूछा गया मुद्दे पर बात कीजिए। आप तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप हर्षवर्धन जी पर टिप्पणी करने थोड़ी आए। समीर बाबू सुनिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी की हैसियत हो तो एक बार राहुल गांधी के सामने ये बात बोल के तो देख ले, और उसके बाद देखिएगा कि क्या क्या होता है। आप हैसियत बताने आए हैं यहाँ पर? हर्षवर्धन त्रिपाठी को यह समझ नहीं आता कि ये अनसॉलिसिटेड एडवाइस ना दें। देश के सामने जैसे वो पोलस्टर एक्सपोज हुए, वैसे ये पत्रकार, नीरज जी, हर्षवर्धन जी पर टिप्पणी मत करिए ना। आपसे सवाल पूछा गया कि 2027 में आप कुछ कर पाएंगे, 2022 में तो आप थोड़ी तय करेंगे भाई। नीरज जी, आप थोड़ी तय करेंगे, पार्टी तो अपना आंकड़ा दे रही है, आप उनके साथ है, आप क्या करेंगे? आपका विश्वास कितना, जरा ये बताइए ना। सुनिए ना, मुझे एक बात तो बताया करिए, ये जो सूडो प्रवक्ता हैं, इनके बारे में जब हम बोलते हैं तो इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है चैनल वालों को? ये हमारे नेता के बारे में पिछले 10 साल से झूठ बोलते हैं, आपके मंच पर आकर बोलते हैं और बेशर्मी से फिर हंसते हैं। आप लोग इनको अलाउ कर देते हैं। अरे सच्चाई ये है कि इस देश का बेड़ा गर्क करने में नरेंद्र मोदी 1/3 का जितना योगदान है, उतना ही योगदान हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोगों का है।
तो ये समझ लीजिए। और अब आ जाइए उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं, इस बार आपने जो कहा है इसका जवाब मुझे लेना होगा। आपने हर्षवर्धन जी पर टिप्पणी की, हर्षवर्धन जी आप जवाब देना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल जवाब लीजिए, इनसे जो जवाब लेना है लीजिए, क्योंकि देश की जनता इनको सुनना नहीं चाहती है। सुनिए ना नीरज जी, आप अपना टाइम स्पेस फिल करते रहिए। नहीं, आपने टाइम किल किया है ना, ये आपने टाइम किल किया है हर्षवर्धन जी पर पर्सनल टिप्पणी करके। हर्षवर्धन जी जल्दी से चश्मा पहनकर ये घूमने वाले 70 प्लस देने वाले हैं, टाइम मशीन 3 में मिनट आपने बर्बाद कर दिए नीरज जी, हर्षवर्धन जी पर टिप्पणी करके। हर्षवर्धन जी जल्दी से सच्चाई बता दे तो आपको वो लगता है कि समय खराब है। हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं, आप पर भी ऐसे कोई पर्सनल टिप्पणी करेगा ना तो आपको भी बुरा लगेगा और आपको भी मुझे वक्त देना पड़ेगा। फिर क्या करूं? हर्षवर्धन जी जल्दी से 30 सेकंड आप दीजिए इनको जो जितना समय देना है। बोलते उनकी जुबान लड़खड़ा रही है। नीरज को मेरी हैसियत पता है, इसीलिए जुबान लड़खड़ा रही है। अच्छे प्रवक्ता थे, उत्साही प्रवक्ता है, अभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपनी पार्टी के गालीबाज प्रवक्ताओं से मुकाबले में आ गए। तो मैं इनको शुभकामनाएं दूंगा और मेरी हैसियत नापने से अच्छा है कि आप जनता के बीच में जाकर थोड़ा जनता के बीच में जाएं। इस बार आप समाजवादी पार्टी के साथ कुछ स्थिति में आ गए हैं। अगर इतनी हैसियत राहुल गांधी और प्रियंका की रही होती तो अमेठी रायबरेली से चुनाव पहले ही लड़ते। उनको पता था कि चुनाव हारने जा रहे हैं, पूरी तरह से हारने जा रहे हैं। शायद इसीलिए अंतिम 70 प्लस देते रहिए। आधा चश्मा शायद बदला है, आधा और बदल देंगे। ठीक है नीरज जी, चलिए अब आप अपनी बात कीजिए। कांग्रेस पार्टी का वो बटन दबता है। कांग्रेस पार्टी की अपनी उम्मीद क्या है? एक मिनट हो गया, अब हो गया नीरज जी। अब कांग्रेस पार्टी की अपनी उम्मीद क्या है? यूपी के विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव ने तो 300 पार की अपनी स्ट्रेटेजी बता दी। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? 6 सीटें हासिल करने के बाद आप लोगों की उम्मीद क्या है यूपी के लिए? समीर भाई, हम लोग तो सेम पेज पर है। पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो सेम पेज पर है कि देश की जनता ने जो वोट दिया इंडिया गठबंधन को, वो हमारी नीतियों के लिए था, जो प्रोग्रेसिव थी, लोगों की जीवन में सहूलियत लाने वाली थी। इनको खिलाफ जो वोट मिला वो इसलिए था क्योंकि इन्होंने युवाओं को बेरोजगार कर दिया, महिलाओं की इन्होंने महंगाई से कमर तोड़ दी, और मणिपुर जैसे मुद्दे के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने इनसेंसिटिविटी दिखाई, उस सब के खिलाफ इनको वोट पड़ा। तो आप जब ये चुनाव में हम लोग जाएंगे तो उस समय तो हो सकता है इनकी केंद्र में सरकार भी ना हो, और बिना सरकार के, बिना सरकारी तंत्र के अगर ये चुनाव में जाएंगे तो आज जो इनकी स्थिति है 1/3, उसमें और 1/3 कर दीजिएगा तो इनकी स्थिति तो ये है। नहीं नीरज जी, आपने अभी ये बोला कि जब तक चुनाव आएगा, जब तक आप चुनाव में जाएंगे, तब तक हो सकता है केंद्र में इनकी यानी बीजेपी के एनडीए की सरकार भी ना हो। क्या आपको लग रहा है ऐसा होगा? मुझे तो दिखता है, और अगर कोई भी आंख खोल के देखेगा तो उसे भी दिखेगा। थोड़ा समझाइए। देखिए ना, रोज खबर आ रही है कि टीडीपी तो खुश नहीं है अपने मंत्रालय से, और उनको तो अब स्पीकर का पद चाहिए। अब ये स्पीकर के बिना जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने के लिए स्पीकर को एक माध्यम बनाया, चलिए वो मसला अलग है, वो मसला अलग है, मुद्दा अलग है। आपने बहुत सलीके से अपनी बात रखी नीरज जी, खास तौर पर यूपी को लेकर। राठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब, नीरज जी को क्या दिखता है, कांग्रेस को क्या दिखता है, ये उन्होंने बता दिया। आपको क्या दिखता है? क्या आपको यूपी जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी के सहारे की जरूरत है? ये गठबंधन जैसे लोकसभा चुनाव में दिखा, विधानसभा चुनाव में दिखेगा भी क्या? देखिए, इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूत था और मजबूत रहेगा। लेकिन मैंने हमेशा एक चीज देखी है कि जब भी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ साथ होते हैं, मजबूत होते हैं, तो चैनल पे चाहे वो कोई सा भी हो, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पे जरूर इस तरह की चीजें चलाई जाती है कि कहीं ना कहीं इनमें या तो खटास बढ़ाई जाए या कुछ किया जाए, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर सही भी चलता, अरे आने वाला टाइम है, अभी की स्थिति देखिए, सब कुछ अच्छा चल रहा, तो उस चीज को अप्रिशिएट कीजिए। मतलब साथ-साथ रहेंगे ना विधानसभा चुनाव में। मैं तो बस ये जानना चाह रहा था, सवाल को सफलता मिली है तो उसको सेलिब्रेट कीजिए। अरे राठी साहब, सेलिब्रेट आप लोग कीजिए, हमारा काम तो सवाल पूछना है। कैसे होना, हमने आपको बताया, इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। हम सब साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे। और ऐसी ताकतों को जो देश को बांट रही है उनको बिल्कुल इसको साफ कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ये हमारा अति आत्मविश्वास नहीं, आत्मविश्वास। चलिए, आप बोल रहे हैं अति आत्मविश्वास नहीं, आपका आत्मविश्वास है। इस पर जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं धनंजय जी से। धनंजय जी, उन्होंने साफ कहा, विजय राठी बोल रहे जैसा इंडिया अलायंस था वैसा इंटैक्ट रहेगा 2027 के विधानसभा चुनाव में भी। और जो रिजल्ट आया, जो सीटें मिली इंडिया अलायंस को, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ी चुनौती इंडिया अलायंस विधानसभा चुनाव में पेश करने वाला है आप लोगों के सामने? समीर जी, देखिए, देश की जनता ने क्या मैंडेट दिया। एनडीए की सरकार बनेगी और एनडी विपक्ष में बैठेंगे।
ये देश की जनता का मैंडेट है। और आप इसको खुशफहमी में रहना चाहते हैं तो खुशफहमी में रहने के लिए कोई मना नहीं। यही आस लटके रहे हो कब वो बसंत ऋतु आए, आप लटके हुए हैं कि उधर से कोई लटके कि हम झटके। लेकिन ये तो दिल्ली वाले सुल्तान पहले ही कर लिए हट लिए कि हम दिल्ली का चुनाव अकेले लड़ेंगे, तो ये बाग उजड़ गए खिलने से पहले। और आप देखिए दिल्ली वाले पहले ही दगाबाजी कर गए। और ये सपा और कांग्रेस की जो बात है ये इनकी निजी बात है, कितने दिन साथ रहेंगे देश की जनता देखेगी। और एक दूसरे के साथ क्या क्या जूतम पैजार थूकम पजियत की वो देश की जनता की है। दूसरा आप कहते हैं अगर नहीं, लेकिन धनंजय जी बाग उजड़ गए खिलने से पहले, ये तो आपने कह दिया, लेकिन इस बार नंबर देख रहे हैं 234। पिछली बार तो देखिए संसद जब चल रही थी तब भी हमने देखा 150 सांसद सस्पेंड हो रहे हैं। इस बार आप लोग फिर ऑपोजिशन के साथ ये सलूक नहीं कर पाएंगे ना भाई, नंबर्स उनके ज्यादा हैं, आवाज बुलंद है, ये भी तो मानिए। अभी समझ नहीं आएगा इनको, अभी हवा में है। हाँ, अभी इनको थोड़ा सा और करना है तब समझ में आएगा। अभी ये लगता है सबसे ऊपर बैठे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी राठी साहब सुनिए तो भाई, धनंजय जी से सवाल, जमीन खिसक जाती है लेकिन उसे यकीन नहीं होता। धनंजय जी, समीर जी, समाजवादी पार्टी जिसके पास न जमीर है और न जमीन है, वो बीच बीच में कूद रहे हैं, लगता है कि किसी का जमीन है। अरे चंदा लेकर के धंधा देना तुम्हारा जमीर है, चंदा लेकर के धंधा देना तुम्हारा जमीर है। जो किसान बैठे थे, अरे धनंजय जी इस तरह की टिप्पणी से बचें। जो सवाल पूछा गया उसी पर रहिए ना, उस पर जवाब दीजिए। गाड़ियां चढ़ाई थी, उसका क्या हाल किया किसानों ने और गरीबों ने। किसानों को यह कह करके कि बिजली बिल माफ करेंगे और इनकी ट्यूबवेल पे मीटर लगवाना है तुम्हारा जमीर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के नाम पे कोष बनेगा ये कह करके। अरे भाई दोनों लोग साथ में मत बोलिए ना राठी साहब, एक मिनट, अब धनंजय जी को जवाब तो देने दीजिए। आपने जो सवाल उठाए उनका जवाब तो वही देंगे। नहीं जमीन से बीच बीच में इतना गलत बोलते हैं कि उसको बोलना जरूरी हो जाता है। बताइए इनका जमीर है जो कंपनियों से पैसा लेकर के उनको धंधा दे रहे हो, इनका जमीर है? अरे पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है गांधी के उजले लिबास में। जब माफिया ताला मारते थे थाने पर, अभी यकीन नहीं है तुम्हें, अभी नहीं यकीन होगा, अभी 2027 में और यकीन होगा। जनता के मुद्दे नहीं उठाए आप लोगों ने, देश धन का बंटवारा बांटने वाली राजनीति नहीं चलेगी। चलिए ठीक है, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल यूपी की जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प नजर आई 2024 में भी, और 2027 की जो तैयारियां हैं उसको देखकर भी ये लगता है कि इस बार तगड़ी टक्कर होगी। राहुल गांधी को बीजेपी का जवाब, बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा वो खुद अमेठी से चुनाव लड़ने से भाग गए, रायबरेली सीट छोड़ें, प्रियंका को लड़ा लें। जो खुद अमेठी से चुनाव लड़ने से भाग गए और रायबरेली जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा, और अभी कौन सी चीज़ें निकल गई हैं? रायबरेली सीट छोड़ें, प्रियंका वाड्रा को लड़ा लें, हार जीत का पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और 2027 कौन सी दूर है? 2027 के प्रियंका वाड्रा को बोले रायबरेली की या वाराणसी की किसी सीट से आकर चुनाव लड़ने, समझ लग जाएगी।